हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। बीएसएफ ट्रेड्समैन का मैंने आपको बताया था कि हमारा बैच जल्द ही लॉन्च होने वाला, तो फाइनली आज हम इस बैच को लॉन्च कर रहे हैं। तो इसके अंदर आपको ना भाई स्टार्टिंग मिलेगी जीके से। जीके के अंदर आपको नीरू मैम पढ़ाने वाली है। तो ये मैम है, आपको स्टडी करवाएगी जीके के अंदर, जो कि स्टार्टिंग आपकी हम करने वाले हैं जियोग्राफी से। मैम का मानना है कि हम जियोग्राफी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बीएसएफ ट्रेड्समैन के अंदर जियोग्राफी के आपके अच्छे क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री है वो आपको जियोग्राफी के बाद में करवाई जाएगी। अगर कोशिश करेंगे हम कि हिस्ट्री जो है जियोग्राफी के साथ साथ आपको स्टार्ट करवा दें। अब जो भी आपको सिलेबस है मैम बताएगी कि इस बीएसएफ ट्रेड्समैन के अंदर क्या क्या चीजें आती है जो आपके लिए जरूरी है। जो भी सिलेबस आपको करवाया जाएगा वो आपका यूपीएससी लेवल का होने वाला है। यानी कि अगर आप यहाँ पे जियोग्राफी पढ़ते हैं तो आप कोई भी एग्जाम दे सकते हैं जिसके अंदर जियोग्राफी के अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये मैम पढ़ाएगी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जियोग्राफी से। सबसे पहले हम जियोग्राफी के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ देखेंगे कि आखिरकार जियोग्राफी है क्या। हमारे एग्जाम में अगर क्वेश्चन की बात करें तो इंडियन जियोग्राफी से ज़्यादा आते हैं, इसलिए आज आप स्टार्ट कर रहे हैं जियोग्राफी से। सबसे पहले बात करें तो जियोग्राफी है क्या। ये जो जियोग्राफी शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जियो प्लस में ग्राफी। जियो का अर्थ है भू एंड भू या पृथ्वी या भूमि, एंड ग्राफी का अर्थ मतलब है वर्णन करना, टू डिस्क्राइब। इसका मतलब है जियोग्राफी का मतलब है भूमि का वर्णन करना ही जियोग्राफी है। अब जियोग्राफी का मेनली मतलब ये नहीं है कि केवल हम अर्थ सरफेस के ऊपर जो भी घटनाएं हो रही है केवल उनके बारे में स्टडी करें। मेनली देखा जाए तो जियोग्राफी के अंतर्गत अर्थ सरफेस के ऊपर के साथ साथ इसके अंतर्गत मतलब अर्थ के अंतर्गत जो अलग अलग लेयर्स है, जैसे क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है, उनकी स्टडी भी की जाती है। उनका डिस्टेंस कितना है, उनमें डेंसिटी कितनी है, इन सब की स्टडी भी हम जियोग्राफी के अंतर्गत करते हैं। इसके साथ साथ जियोग्राफी के अंतर्गत हम अर्थ सरफेस के ऊपर के जो अलग अलग लैंडफॉर्म्स है, इसके साथ साथ एटमॉस्फेयर एंड ब्रह्मांड की भी स्टडी करते हैं जियोग्राफी के अंतर्गत। इसके साथ साथ आप देखा जाए तो जियोग्राफी को मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, फिजिकल एंड ह्यूमन जियोग्राफी। अपने एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से देखे तो फिजिकल जियोग्राफी का जो पार्ट है वो भी इंडियन जियोग्राफी के पर्सपेक्टिव से वो ज्यादा आते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जियोग्राफी का सिलेबस एंड बेसिक इंट्रो करेंगे अपने जियोग्राफी का, इंडियन जियोग्राफी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जियोग्राफी इंडियन जियोग्राफी के बारे में। सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे इंडियन जियोग्राफी से रिलेटेड भारत का सामान्य परिचय या जनरल इंट्रो ऑफ इंडिया। सबसे पहले भारत के सामान्य परिचय के अंतर्गत आप कंसीडर करते हैं भारत के जो ऑल ओवर स्टेट्स है, जैसे भारत के 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। जैसे पौंडीचेरी की बात करें तो ये 3 अलग अलग स्टेट्स में फैले हुए, इसके 4 आइलैंड्स है, 4 द्वीप है। इसके साथ साथ भारत की स्थिति लोकेशन के बारे में आप स्टडी करते हैं। लोकेशन के अंतर्गत हम भारत का लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल जो उसका विस्तार है उसको देखा जाता है। अक्षांशों की बात करेंगे, देशांतरों की बात करेंगे, भारत जो है किस गोलार्ध में पड़ता है या हेमिस्फेयर में पड़ता है, इसकी स्टडी हम करेंगे भारत की स्थिति के अंतर्गत। इसके साथ साथ हम स्टडी करेंगे सीमाओं के बारे में। भारत की सीमाएं हैं वो किन किन देशों से लगती है, उन सब की स्टडी हम करेंगे भारत की सीमाओं के अंतर्गत। जैसे भारत एंड पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसे रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है, और भारत और चाइना के बीच की जो सीमा रेखा है उसे मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसे डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है।
भारत और अफगानिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसे भी डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। इन सब की स्टडी हम करेंगे सीमाओं के अंतर्गत, सीमा रेखा के अंतर्गत, कि भारत से जो अलग करती है हमें सीमा अन्य देशों के साथ, वो कौन कौन सी सीमाएं हैं, उन्हें किन किन नामों से जाना जाता है। इसके साथ साथ सीमाओं के अंतर्गत हम स्टडी करेंगे अन्य देशों के साथ सीमाएं। इसके साथ साथ हम पड़ोसी देश जो भी भारत के साथ सीमा रेखा साझा करते हैं, चाहे वो जलीय सीमा साझा कर रहे हैं चाहे वह स्थलीय। जलीय सीमा के अंतर्गत हम बात करेंगे जलीय सीमा साझा करने वाले जो अपने भारत के राज्य है, इसके साथ साथ अन्य जो देश है जलीय सीमा साझा करते हैं, जैसे श्रीलंका है, मालदीव है। इसके साथ साथ स्थलीय सीमा के अंतर्गत हम बात करेंगे पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, अफगानिस्तान के, चाइना है, भूटान है, नेपाल है। इन सब कंट्रीज की स्टडी हम करते हैं स्थलीय सीमा के अंतर्गत। फिर इसके साथ साथ पड़ोसी देशों के बारे में स्टडी करेंगे, पड़ोसी देशों की राजधानियों के बारे में बात करेंगे। जैसे भारत का पड़ोसी देश है पाकिस्तान, पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। अफगानिस्तान की बात करें तो काबुल है, एंड बांग्लादेश की बात करें तो ढाका है। इन सब की राजधानियां, जैसे चाइना की बात करें तो बीजिंग है, भूटान की बात करें तो थिम्पू है। इन सब की स्टडी हम इसके अंतर्गत करेंगे। प्रशासनिक विभाजन के अंतर्गत हम भारत के टोटल 28 राज्य एंड 8 केंद्र शासित प्रदेश, जैसे दिल्ली है, पौंडीचेरी है, दमन एवं दीव, दादर एवं नागर हवेली है, इन सब की स्टडी करेंगे। इसके साथ साथ हम इसके अंतर्गत भारत के जो 2 आइलैंड्स है, आइलैंड्स जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है ना, अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, इसके साथ साथ एक और आइलैंड है अपना लक्षद्वीप, लक्षद्वीप या लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। अंडमान एंड निकोबार की बात करें तो 570 प्लस इसमें आइलैंड्स इंक्लूड है। लक्षद्वीप समूह जो है ये प्रवाल के द्वारा या मूंगा जीवों के द्वारा निर्मित एक जीव है, जीवों से निर्मित ये द्वीप है लक्षद्वीप समूह। फिर इसके बाद हम बात करते हैं भारत के फिजिकल डिवीजन के बारे में। फिजिकल डिवीजन कैसा है, भारत के जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। अगर बात करें कि इसकी ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है, इसके अंतर्गत हम हिमालय की बात करते हैं। अगर फिजिकल डिवीजन की बात करें तो इसे 5 पार्ट्स में स्टडी की जाती है फिजिकल डिवीजन में। सबसे पहले हम बात करेंगे हिमालय पर्वत, जो हिमालय की फॉर्मेशन है कैसे हुई है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। इसके साथ साथ हिमालय में जो दर्रे पड़ते हैं, दर्रे जिसे पासेस बोला जाता है, उनकी स्टडी भी हम इसके अंतर्गत करते हैं। हिमालय जो है इसे मेनली देखें तो 4 पार्ट्स में स्टडी की जाती है। एक तो ट्रांस हिमालय कंसिडर किया जाता है, इसके साथ साथ जो अन्य 3 हिमालय है उनको कंसिडर किया जाता है। ट्रांस हिमालय ऐसा बोला जाता है कि सबसे पहले इसका निर्माण हुआ था, इसे ट्रांस हिमालय बोला जाता है। पूर्वांचल में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो हिमालय का रीजन फैला हुआ है उसे कंसिडर करते हैं। अराकान योमा की भी स्टडी इसमें करेंगे। फिर इसके बाद हिमालय के बाद अपन स्टडी करते हैं उत्तरी भारत का उत्तरी मैदान या ग्रेट प्लेन्स। इसे गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा निर्मित मैदान में बोला जाता है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा जो निर्मित मैदान है इसे उत्तर भारत का विशाल मैदान। इसमें जो पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है, रहती है, वो ज्यादा है, क्योंकि प्लेन्स वाले एरिया में वैसे ही पॉपुलेशन ज्यादा होती है, क्योंकि वो जो जहां से नदियां बह रही होती है वो अपने साथ एलुवियल सॉइल बहा कर लाती है, जो लोड मृदा जिसे आप बोलते हैं। उससे क्या है, जो प्लेन्स है वो ज्यादा उपजाऊ होते हैं, फर्टाइल होते हैं। उपजाऊ होंगे तो कृषि अच्छी होगी, कृषि अच्छी होगी तो उपज अच्छी होगी, जिससे क्या है वहां पर पॉपुलेशन है वो ज्यादा रह पाएगी, उन्हें खाने योग्य ज्यादा मिल पाएगा। फिर इसके साथ साथ हम इसके अंतर्गत स्टडी करते हैं प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। प्रायद्वीपीय पठार मतलब पेनिसुलर प्लेट्यूज। इसके अंतर्गत उत्तर भारत के विशाल मैदान के बाद आप स्टडी करते हैं पेनिसुलर प्लेटो के बारे में।
अब ये प्रायद्वीपीय पठार है, पठार जो है ना इसका स्ट्रक्चर वो अलग होता है, प्लेन से अलग हो गया, जो माउंटेन रेंजेस है, ये पर्वत है उनसे अलग होता है। जो प्लेटूज का जैसे आप टेबल देखते हैं ना, उसी के तरह उसी की शेप में फैला हुआ होता है प्लेटू, ऊपर से फ्लैट होता है। लेकिन अगर माउंटेन की बात करें तो ऊपर से उसकी पीक होती है, जैसे कि अगर पर्वत की बात करें तो वो इस शेप में होता है, अगर प्लेटू की बात करें तो वो इस शेप में फैला हुआ होता है। इसी के अंतर्गत आप देखेंगे कि भारत जो है किसका पार्ट था, अंगारा लैंड का था या गोंडवाना लैंड का पार्ट था, इसका निर्माण कैसे हुए, कौन कौन से पठार है इसके अंतर्गत। फिर इसके बाद आता है भारतीय मरुस्थल। जो भारतीय मरुस्थल है ना, मेनली देखा जाए तो उत्तर भारत के विशाल मैदान के अंतर्गत ही इसे कंसिडर किया जाता है, थार का मरुस्थल। फिर इसके बाद आता है तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। अब देखो, ये पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट जो है एंड प्रायद्वीपीय पठार के बीच वाला जो रीजन है, इस वाले रीजन को बोला जाता है तटीय मैदान। इस वाले रीजन को बोला जाता है तटीय मैदान। ये जो है एक दूसरे को नीलगिरी पर्वत पर जो है एक दूसरे के साथ मिलते हैं। इन पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटियों के बारे में वर्णन करेंगे। फिर इसके बाद जो आइलैंड्स जिसके बारे में मैंने पहले भी बता दिया, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह एंड इसके साथ साथ लक्षद्वीप जो कि परवाल के द्वारा निर्मित एक द्वीप है। फिर इसके बाद आता है भारत का ड्रेनेज सिस्टम या नदियां या रिवर्स। रिवर्स की बात करें तो भारत की सबसे लंबी नदी की बात करेंगे, भारत की सबसे चौड़ी नदी की बात करें, इससे जो है दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक तो हिमालय नदी तंत्र और इसके साथ साथ प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। मेनली देखा जाए तो जो प्रायद्वीप होता है ना, एक तो द्वीप होता है। द्वीप वो पार्ट होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है। अगर प्रायद्वीप की बात करें तो ये तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ पार्ट होता है। इसी तरह से आप भारत की बात करें तो भारत जो है तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, जिस कारण से आप इसे क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप बोलते हैं। फिर इसके बाद अपन देखते हैं इसमें सिंधु। इसमें क्या है, आप सिंधु नदी के बारे में जिक्र करेंगे। सिंधु नदी तंत्र क्या है, सिंधु नदी की सहायक नदियां बाहर से हिमालय नदी तंत्र और इसके साथ साथ आप देखते हैं प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय भारत पेनिसुलर इंडिया से बहने वाली जो रिवर्स है। हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में बात करें तो इसमें मेनली तीन को माना जाता है। एक तो इंडस रिवर सिस्टम जिसे आप सिंधु नदी तंत्र के नाम से जानते हैं। इसके साथ साथ आता है गंगा नदी तंत्र जो कि भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र जिसे माना जाता है। 2525 किलोमीटर की जो लंबाई में बहती है भारत वाले रीजन में गंगा नदी। फिर गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर जो डेल्टा बनाती है जिसे आप सुंदरवन डेल्टा के नाम से जानते हैं, इसके बारे में भी देखेंगे। फिर जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है इसके बारे में भी स्टडी करेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी में कौन सा नदी द्वीप पाया जाता है उसके बारे में भी देखेंगे। फिर आता है प्रायद्वीप। जो पार्ट्स जैसे मैंने बताया जो कि तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है उसे क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय बोलते हैं। इस तरफ क्या है, बे ऑफ बंगाल, इस तरफ है इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन या हिंद महासागर के नाम से जिसे जानते हैं, बे ऑफ बंगाल या
बंगाल की खाड़ी जिसे कहते हैं, और इसे बोलते हैं अरब सागर या अरेबियन सी। ठीक है, इस वाले पार्ट्स में जो नदियां बहती हैं उन्हें क्या बोला जाता है, प्रायद्वीपीय भारत में बहने वाली नदियां। मेनली देखा जाए तो ये नदियां बहती हैं पूर्वी तट की तरफ। इनका जो ढलान है ये पूर्वी तट की तरफ ज्यादा होता है, जिस कारण से ये सारी की सारी नदियां क्या है, पूर्वी तट की ओर बहती है। लेकिन केवल दो नदियां जो है इसका अपवाद है, नर्मदा व ताप्ती या ताप्ती नदियां क्या है, इसका अपवाद है। रिवर्स के साथ साथ पेनिसुलर इंडिया में बहने वाली जो नदियां हैं, जैसे कावेरी है, महानदी है, इन सब की स्टडी भी हम इसके अंतर्गत करते हैं। इसके साथ साथ अपने देखें तो इंडियन से रिलेटेड भूमि संसाधन कौन कौन से है, अपने रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज कहते किसे हैं। जैसे संसाधन है जो मनुष्य के यूज में आते हैं, उन्हें अपन रिसोर्सेज के नाम से जानते हैं। फसल देखेंगे, हरित क्रांति जो कि 1967 में शुरू हुई थी अपने इंडिया वाले रीजन में। स्वामीनाथन जो इसके जनक माने जाते हैं भारत वाले रीजन में। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। हरित क्रांति से या और फसलों से रिलेटेड जो अन्य क्रांतियां हुई थी ना, जैसे गोल क्रांति जो है आलू से रिलेटेड है, श्वेत क्रांति जो है दूध उत्पादन से रिलेटेड है, रजत क्रांति, इन सब की स्टडी करेंगे। जल संसाधन मतलब सिंचाई के लिए जो जो आप यूज करते हैं, चाहे वो नहरों पर डिपेंड करती है, चाहे वो मानसूनी वर्षा पर डिपेंड करती है, इन सबको देखते हैं। नदियां हैं, सिंचाई है, बांध को हम कवर कर लेंगे, कौन सी नदियों पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं। फिर इसके साथ आता है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। खनिज मिनरल्स क्या है, कैसे उनका खनन किया जाता है, इनकी खाने कहाँ कहाँ पर है, इन सब की स्टडी हम इसमें करेंगे। ऊर्जा संसाधन एनर्जी रिसोर्सेज कौन कौन से है, जल विद्युत कैसे बनती है, सोलर एनर्जी कैसे बनती है, उन सब की स्टडी हम इसके अंतर्गत करेंगे। विनिर्माण उद्योग जो इंडस्ट्रियल एरिया, जैसे अपने सेक्टर है ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। प्राइमरी में हम कंसिडर करते हैं कृषि को, सेकेंडरी में हम इंडस्ट्री को इंक्लूड करते हैं। जैसे कृषि से हमें गन्ना प्राप्त हुआ, गन्ने से हमने क्या चीनी बना ली, गुड़ बना ली, ये क्या होगा, सेकेंडरी या विनिर्माण उद्योग होगा। इसके साथ साथ टर्शरी सेक्टर में सेवाओं को इंक्लूड किया जाता है। फिर आता है मानव एवं संरचना। ये मेनली देखा जाए तो ह्यूमन जियोग्राफी का पार्ट माना जाता है। जनसंख्या में देखें तो हम इसकी मेनली स्टडी करेंगे 2011 की जो सेंसस हुई थी ना, जनगणना से कोरिलेट करके पढ़ेंगे। जनसंख्या का वितरण सबसे ज्यादा वितरण होता है, डिस्ट्रीब्यूशन किस रीजन में जनसंख्या जो है वो ज्यादा रहती है, किस में कम रहती है, किस कारण से रहती है, इन सब की स्टडी करेंगे। पॉपुलेशन डेंसिटी या घनत्व होता है पर यूनिट एरिया में या प्रति वर्ग क्षेत्रफल में रहने वाली जनसंख्या। जैसे इस एरिया में अगर 100 ह्यूमन बींग रह रहे हैं, इस वाले एरिया में भी 100 रह रहे हैं, तो जो पॉपुलेशन डेंसिटी है या घनत्व है ये छोटे वाले एरिया का ज्यादा होगा। ये किस कारण से होगा, इन सब की स्टडी हम इसमें करेंगे। जनसंख्या की वृद्धि है, किसकी ज्यादा हुई थी 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग, किसकी कम है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। फिर इसके बाद आता है परिवहन एवं संचार। परिवहन जिसे अपन ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, ये जो है परिवहन के अंतर्गत हम 3 पार्ट से स्टडी करते हैं। एक तो सड़क परिवहन के अंतर्गत हम नेशनल जो मार्ग है, इसके साथ साथ राज्य मार्ग, उनकी स्टडी करते हैं। इसके साथ साथ सड़क मार्ग के अंतर्गत हम
सड़क मार्ग के साथ साथ हम रेल परिवहन की भी स्टडी करते हैं। इसके साथ साथ जल परिवहन या पाइपलाइन, इन सब की स्टडी भी हम परिवहन के अंतर्गत करते हैं। फिर आता है इससे रिलेटेड जो भी योजनाएं हैं, करंट में जो योजनाएं चल रही है वो भी इसके अंतर्गत हम जियोग्राफी के अंतर्गत स्टडी करेंगे। फिर इसके बाद बेसिक इंट्रो से शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। इंडिया के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे अक्षांश क्या होते हैं, देशांतर क्या होते हैं। जैसे ये है ग्लोब, जो पृथ्वी है ऐसा बोला जाता है, पृथ्वी का जो आकार है या शेप है वो अंडाकार या गोलाकार मानी जाती है। लेकिन जियोग्राफिकल लैंग्वेज में देखें तो इसकी शेप जो है जियोइड शेप बोली जाती है। जियोइड शेप एक प्रकार से औसत मानकर, एवरेज मानकर निकाली गई शेप है। क्योंकि भारत का या पृथ्वी का देखें तो जो एरिया है ना, बाहर से बिल्कुल भी फ्लैट नहीं है। क्योंकि अपन पृथ्वी को देखेंगे तो वैसी थोड़ी ना दिखती है, वो तो कहीं से ऊंची है जैसे पर्वत है, पठार है, कहीं से नीची है जैसे तालाब वाला रीजन है। तो इसका एक एवरेज मानकर एक लाइन ड्रॉ की गई है जिसे अपन जियोइड शेप बोलते हैं। जो पृथ्वी है इसको, इसके बीच में से एक काल्पनिक रेखा, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की गई है। 0 डिग्री पर वो लाइन ड्रॉ की गई है, इसे बोलते हैं इक्वेटर लाइन या भूमध्य रेखा। इसे बोलते हैं भूमध्य रेखा। इसे अन्य और नामों से भी जाना जाता है जैसे विषुवत रेखा। विषुवत रेखा इंग्लिश की बात करें तो इसे इक्वेटर लाइन, इक्वेटर मतलब दो इक्वल पार्ट में इसे डिवाइड कर रही है पृथ्वी को, जिसे बोल रहे हैं इक्वेटर लाइन। अब इसकी बात करें तो ये अक्षांश जो है, इस जो क्षैतिज रेखाओं को बोला जाता है अक्षांश, क्षैतिज रेखाओं को बोला जाता है अक्षांश। अब ये जो अक्षांश है, अक्षांशों के बेसिक क्वेश्चन है, अक्षांशों की संख्या पूछी जाती है। सबसे पहले देखें तो 0 से स्टार्ट करके, भूमध्य रेखा से स्टार्ट करके हम चलते हैं 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ। ये है डायरेक्शन पूरब, ये है पश्चिम, ये है उत्तर एंड ये है दक्षिण, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। 0 से स्टार्ट करके जब हम 90 तक जाते हैं, जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते जाते हैं वैसे वैसे ठंड क्या है, बढ़ती जाती है। फिर इस सब को टोटल करें तो 90, 90, 180, 90, 90, 180 प्लस में ये 0 डिग्री वाला एक लैटिट्यूड या अक्षांश और है, तो ये टोटल हो जाते हैं 181। तो अक्षांशों की संख्या तो है 181। अक्षांश कितने हैं? 181। लेकिन जब हम अक्षांश रेखाओं की बात करते हैं, अगर हम ग्लोब देखें तो उसमें जो अक्षांश है ना, ये इस तरह से फैले हुए हैं। ये एक सेंटर है, इसके चारों तरफ ये अक्षांश क्या है, सर्कुलर फॉर्म में फैले हुए हैं। जैसे हम एक बॉल लेंगे तो सेंटर से स्टार्ट कर कर उसके चारों तरफ सर्कल लगाना स्टार्ट करेंगे तो कोई ना कोई पॉइंट ऐसा आएगा जिस पर हमें केवल एक पॉइंट या बिंदु छोड़ना पड़ेगा। तो ये जो 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ है ना, ये एज अ पॉइंट अवेलेबल है अपने ग्लोब के ऊपर, जिस कारण से इन्हें क्या बोला जाता है, अक्षांश में तो कंसीडर कर लिया जाता है, लेकिन ये पूरी की पूरी क्या है, लाइंस नहीं है, रेखाएं नहीं है, जिस कारण से नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को इसमें से माइनस कर दिया जाता है। तो ये है अक्षांश रेखाएं है 179। फिर आता है देशांतर रेखाएं।
देशांतर रेखाएं। जो उत्तर से दक्षिण दिशा में फैली हुई है उन्हें बोला जाता है देशांतर रेखाएं। जो ग्लोब के ऊपर उत्तर से दक्षिण दिशा में फैली हुई है, विस्तृत है, उन्हें क्या बोला जाता है? देशांतर रेखाएं। इस 0 डिग्री लाइन को बोला जाता है ग्रीनविच लाइन। ग्रीनविच रेखा या ग्रीनविच लाइन के नाम से जाना जाता है। भारत का जो समय ग्रीनविच लाइन से ये 5.5 घंटे आगे माना जाता है। ये मेनली डिफाइन की गई है, जो देशांतर रेखाएं हैं ये इस तरह से डिफाइन की गई हैं ताकि हम समय का अंतर देख सके। अगर आप एक देशांतर से दूसरे देशांतर की तरफ जाते हैं तो समय क्या है, इस तरफ आगे होता जाता है, लेकिन जब हम पश्चिम गोलार्ध की तरफ चलते हैं तो ये कम होता जाता है। सबसे पहले ये जो ग्रीनविच लाइन है, 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच लाइन के नाम से जाना जाता है। ये इंग्लैंड से निकाली गई एक लाइन है, जिस कारण से इसे ग्रीनविच लाइन, इंग्लैंड का एक शहर का नाम है ग्रीनविच, जिस कारण से इसे बोला जाता है ग्रीनविच लाइन। ये मेनली जो देशांतर रेखाएं हैं ये किस लिए डिफाइन की गई है? मेनली देखें तो ये समय को ध्यान में रखते हुए समय का निर्धारण करने के लिए निर्धारित की गई है। ये जो है देशांतर रेखाएं की संख्या, देशांतर रेखाएं है कितनी? सबसे पहले अपने क्वेश्चन आता है इनके डिस्टेंस से रिलेटेड, इनकी दूरी कितनी है। अगर इनकी दूरी देखें तो 111 पॉइंट समथिंग तो इक्वेटर के पास है, लेकिन जैसे जैसे हम उत्तरी गोलार्ध या 0 डिग्री से इक्वेटर से दक्षिणी गोलार्ध की तरफ मूव करते हैं तो इन देशांतरों के बीच का जो डिस्टेंस है या दूरी है वो कम होता जाता है। सबसे ज्यादा तो होता है डिस्टेंस इनका इक्वेटर पर, और सबसे कम या बोलने की नाम मात्र होता ही नहीं है। सबकी सभी जो देशांतर रेखाएं एक दूसरे में विलीन हो जाती है, कहाँ पर? 90 डिग्री पर जाकर, उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव के पास जाकर। अब देखते हैं देशांतर रेखाएं होती कितनी है। इस 0 डिग्री से पूर्वी गोलार्ध की तरफ जाएं तो ये 180 डिग्री तक फैली हुई है। यही अगर पश्चिमी तरफ जाएं, पश्चिमी दिशा की तरफ जाएं तो ये 180 डिग्री तक फैली हुई। तो ये टोटल है 360। देशांतर रेखाएं कितनी है? 360। अब इसमें 0 डिग्री वाली को इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि ये जो 180 जो पूर्व की दिशा से जा रही है, 180 जो पश्चिम की दिशा से जा रही है, ये दोनों एक ही लाइन है और 0 डिग्री के ऑपोजिट वाले साइड में, जैसे इस तरफ 0 डिग्री है तो इसके ऑपोजिशन में है 180 डिग्री। फिर इसके बाद आता है भारत में से कौन कौन से अक्षांश गुजरते हैं, भारत में से कौन कौन से देशांतर गुजरते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ग्लोब के ऊपर जो इक्वेटर लाइन है ना, इक्वेटर लाइन से 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ की तरफ एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की गई है। 23.5 डिग्री उत्तर, नॉर्थ या उत्तर, 23.5 डिग्री साउथ। इन लाइंस के नाम जो है, उत्तर वाली रेखा को बोला जाता है कर्क रेखा, और जो 23.5 डिग्री साउथ में फैली हुई रेखा है इसे मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। अब भारत में से गुजरती है कर्क रेखा। ये भारत को इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरने वाली एक इमेजिनरी लाइन है। फिर अगर 66.5 डिग्री नॉर्थ में जाते हैं एंड 66.5 डिग्री साउथ में, चूंकि अपन ने देखा होगा भारत के जो 7 महाद्वीप है ऊपर में है आर्कटिक ओशियन, जिस कारण से इसे बोला जाता है आर्कटिक वृत्त।
ग्लोब के दक्षिण में अपने पाया जाता है एक महाद्वीप जिसका नाम है अंटार्कटिका। इस कारण से इसे बोला जाता है अंटार्कटिक वृत्त। अब ये जो कर्क रेखा है भारत को टोटली 8 स्टेट से गुजरती है। भारत के बिल्कुल मध्य से गुजरने वाली एक इमेजिनरी लाइन है। अब सबसे पहले देखते हैं कि भारत में से कौन कौन सा अक्षांश गुजरता है, कौन कौन सा देशांतर गुजरता है, भारत को कहाँ से काटता है, इन सब की स्टडी हम इसके अंतर्गत करते हैं। जैसा कि अपने को पता है भारत के क्या है 28 राज्य है एंड 8 केंद्र शासित प्रदेश है। एक रेखा जो है भारत के बिल्कुल दक्षिण से गुजरती है, एक लाइन जो है भारत के बिल्कुल उत्तर से गुजरती है, एक रेखा जो है भारत के पूर्व से एंड एक रेखा जो है भारत के पश्चिम से गुजरती है। ये डायरेक्शन है पूर्व, पश्चिम, उत्तर एंड दक्षिण। जैसे कि अपने को पता है भारत के क्या अंडमान है निकोबार द्वीप समूह। एक जो अक्षांश रेखा है भारत के अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह से गुजरती है। सबसे पहले देखें तो भारत का जो दक्षिणी अक्षांश कौन सा है, यह है 8 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ या उत्तरी अक्षांश। भारत के दक्षिण से गुजर रहा है लेकिन ये है भारत का उत्तरी अक्षांश। लेकिन भारत के बिल्कुल उत्तर से गुजर रहा है एक अक्षांश जिसका नाम है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। सबसे पहले बात करें तो ये कहाँ से गुजर रहा है, उत्तरी अक्षांश ये गुजर रहा है लद्दाख से। लद्दाख से गुजरता हुआ एक अक्षांश है जिसका नाम है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। इस बिंदु का नाम है इंदिरा कोल। लद्दाख में कौन सा बिंदु सिचुएटेड है, इंदिरा कोल। इसके साथ साथ भारत के बिल्कुल दक्षिण से गुजर रहा है 1 पॉइंट 8 डिग्री 6 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत के दक्षिण से तो गुजरा है लेकिन ये क्या है, उत्तरी अक्षांश है। लेकिन इसी के साथ साथ पूर्वी एंड पश्चिमी देशांतर की बात कर रहे हैं तो भारत के बिल्कुल पश्चिम से गुजर रहा है 68 डिग्री 7 मिनट एंड पूर्व से गुजर रहा है 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर। ये कौन सा है, पूर्वी या ईस्टर्न देशांतर लॉन्गिट्यूड इसे बोला जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे उत्तरी बिंदु से जो टच हो रहा है लद्दाख से गुजर रहा है, इस अक्षांश का नाम है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये कहाँ से गुजरा है, लद्दाख से।
लेकिन जो भारत के बिल्कुल दक्षिण से गुजर रहा है ये टच करता है कन्याकुमारी को। कन्याकुमारी को टच करते हो जाता है, ये क्या है भारत का दक्षिणी पार से टच होने वाला, लेकिन है क्या उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट। लेकिन एक पॉइंट ऐसा है जो भारत के अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह से टच करता हुआ जाता है। ये तो है भारत के मुख्य बिंदु का, मुख्य भूमि का दक्षिणी अक्षांश जो है टच करते हुए जाता है वो है 8 डिग्री 4 मिनट। लेकिन भारत के जो आइलैंड्स है ना, 2 आइलैंड्स ग्रुप है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, इसी के साथ साथ है लक्षद्वीप। इसमें से अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है, इसे टच करता हुआ जाता है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड या उत्तरी अक्षांश। इसी के साथ साथ पूर्व इस पॉइंट को बोला जाता है इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार पर सिचुएटेड, ग्रेट निकोबार पर सिचुएटेड है इंदिरा पॉइंट। इसी के साथ साथ भारत का जो पूर्वी देशांतर है यह टच करता है अरुणाचल प्रदेश को। इसी के साथ साथ भारत का जो पश्चिमी सीमा से टच करने वाला देशांतर है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, ये टच करता है गुजरात वाले रीजन को। गुजरात में भी गोरमाता गुजरात, और जो अरुणाचल प्रदेश से टच करता है इस बिंदु का नाम है किबिथु। किबिथु अरुणाचल प्रदेश। इसके साथ साथ भारत के जो बिल्कुल मध्य से गुजरने वाली एक सीमा रेखा है जिसका नाम क्या है कर्क रेखा, जो कि भारत के क्या है 8 स्टेट से गुजरती है। सबसे पहले हम देखते हैं भारत के सबसे उत्तर से गुजरने वाले अक्षांश का नाम क्या है, और दक्षिण से गुजरने वाले एक मुख्य भूमि से दक्षिण से गुजरने वाला, और पूर्व से एंड पश्चिम से। दक्षिण से गुजरता है कन्याकुमारी। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है कन्याकुमारी, ये कहाँ पर सिचुएटेड है तमिलनाडु। इसके साथ साथ अगर मुख्य भूमि को छोड़ दे, अगर द्वीपों को इंक्लूड करे तो भारत का मुख्य भूमि को छोड़कर एक अक्षांश है, और इस पॉइंट का नाम क्या है इंदिरा पॉइंट। और सबसे उत्तरी बिंदु की बात करें तो ये है इंदिरा कोल, ये कहां पर है लद्दाख में। और पूर्वी बिंदु की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश का किबिथु, कहां पर है अरुणाचल प्रदेश में। इसके साथ साथ पश्चिमी बिंदु की बात करें तो ये है गोरमाता, ये क्या है भारत का, ये क्या है पूर्वी पश्चिमी उत्तरी दक्षिण क्या है सीमा है। कौन सा जो है भारत के सबसे दक्षिण में सिचुएटेड है, ये है कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में। ये क्या है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। लेकिन हम भारत के दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो वो इंदिरा पॉइंट है, जो कि ग्रेट निकोबार अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है। इसके अलग अलग पार्ट्स है, जैसे अंडमान के 4 पार्ट्स माने जाते हैं, उसी के साथ साथ निकोबार के भी 2 पार्ट्स है। उसमें से भी सबसे दक्षिण में है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार में ये सिचुएटेड है इंदिरा पॉइंट, जो कि 2004 में जलमग्न हो गया। 2004 में हिंद महासागर में एक सुनामी उत्पन्न हुई थी,
हिंद महासागर में एक सुनामी उत्पन्न हुई, जिससे क्या है ये जलमग्न हो गया और ध्वस्त हो गया। इसी के साथ साथ पूर्वी बिंदु की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में है, कि बिथू उसका नाम है। पश्चिमी बिंदु की बात करें तो ये गौरमाता है, जो कि गुजरात में सिचुएटेड है। ग से गौरमाता, ग से गुजरात। फिर इसके बाद आता है कर्क रेखा की बात करते हैं। कर्क रेखा, कर्क रेखा बोलते किसे है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को बोलते हैं कर्क रेखा। अब ये कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अभी 8 राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहला है गुजरात, राजस्थान, फिर आता है मध्य प्रदेश एमपी, फिर आता है छत्तीसगढ़, फिर आता है झारखंड, फिर इसके साथ साथ मिजोरम और त्रिपुरा। और पश्चिम बंगाल। ये टोटल क्या है? 8 राज्यों से गुजरने वाली कर्क रेखा है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले ये गुजरात, फिर राजस्थान, फिर एमपी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल एंड 2 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट पूर्वी, जिसे 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है, उन राज्यों का नाम है मिजोरम और त्रिपुरा। इनसे ये गुजरती है। इन्हें याद करने की, ये तो सिक्वेंस में है, इन्हें याद करने की एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार। झार से झारखंड, छ से छत्तीसगढ़, म से मध्य प्रदेश, ग से गुजरात, र से राजस्थान, प से पश्चिम बंगाल, म से मिजोरम एंड त्रिपुरा। ये दोनों क्या है? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जो कि 7 सिस्टर्स के नाम से जाने जाते हैं। इसके साथ साथ आता है भारत के मानक समय रेखा। साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की मानक समय रेखा माना जाता है। मानक समय रेखा तो एक प्रकार से किसी भी देश का, कंट्री का टाइम निर्धारित करने के लिए, कि इस रेखा पर जो टाइम होगा वही क्या है, पूरे के पूरे जो कंट्री है उसमें लागू होगा। अब ये जो भारत की मानक समय रेखा है, ये ग्रीनविच लाइन, जैसे अपन ने देखा 0 डिग्री देशांतर है, और ये लाइन है भारत की मानक समय रेखा। भारत की मानक समय रेखा जो कि भारत के 5 स्टेट से गुजरती है। जैसे ये अपनी ग्लोब है, ग्लोब के बिल्कुल सेंटर में 0 डिग्री रेखा है, जिसे अपन इक्वेटर बोलते हैं। ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा जो कि भारत के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। ये 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है, और एक ऐसी लाइन है जो भारत के
बिल्कुल मध्य से गुजरने वाली देशांतर रेखा है, 83.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये भारत के क्या है, 5 राज्यों से गुजरती है। 5 कौन कौन से है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उड़ीसा या ओडिशा, और इसके साथ साथ है यूपी, एमपी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। इनसे क्या है, भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। इसके साथ साथ है एक छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से, इन 5 राज्यों से भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। ये वही राज्य है इनसे गुजरने वाली ये लाइन है। इस लाइन पर जो भी टाइम पीरियड होगा, जो भी टाइम होगा, वो पूरे के पूरे देश में लागू होगा। भारत के अगर देशांतरीय विस्तार की बात करें तो इसमें क्या है, पूरे के पूरे 30 डिग्री का डिफरेंस आ जाता है। 1 डिग्री हम अगर देशांतर मूव करते हैं तो ये 4 मिनट का डिफरेंस आता है। इसके साथ साथ अगर हम 15 डिग्री देशांतर मूव करते हैं तो 15 × 4 = 60 मिनट, मतलब 1 घंटे का डिफरेंस आ जाता है। इसका मतलब है कि हम 0 डिग्री से अगर थोड़ी सी भी आगे जाएं, 1 डिग्री देशांतर, अगर इसका नाम 0 डिग्री देशांतर है, 1 डिग्री देशांतर तक जाते हैं तो इस पर अगर 12 बजे हैं तो इस पर टाइम होगा 12:04। पूर्व की तरफ जाते हैं तो टाइम इंक्रीज होता है, पश्चिम की तरफ जाते हैं तो टाइम कम होता जाता है। इसी के साथ साथ अगर हम 15 डिग्री देशांतर मूव कर जाते हैं तो 60 मिनट, मतलब 1 घंटे का डिफरेंस आ जाता है। अगर देखें तो अगर 0 डिग्री पर 12 बजे है तो 15 डिग्री देशांतर पर 1 बजा होगा। इसी के साथ साथ भारत का देखें तो देशांतरीय विस्तार इतना ज्यादा होने के कारण भारत को 2+ या 2 से 3 क्या है, एक प्रकार से मानक समय रेखा की आवश्यकता है, ताकि क्या है, पूर्वी एंड पश्चिमी भागों के बीच का जो टाइम डिफरेंस है उसे मैनेज किया जा सके। अब ये जो देशांतर रेखा है 5 राज्यों से गुजरती है, यूपी, एमपी, एपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश। इसी के साथ साथ है छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा। अब छत्तीसगढ़ एंड जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा व इसके साथ साथ भारत की जो मानक समय रेखा है, एक दूसरे को काटती है। भारत की जो मानक समय रेखा है, इसके साथ साथ भारत के मध्य से गुजरने वाली एक अक्षांश रेखा है, एक कर्क रेखा है, ये एक दूसरे को विच्छेद करती है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ वाले रीजन में। फिर इसके बाद आता है भारत का सबसे बड़ा राज्य है, भारत का सबसे छोटा राज्य है, इसके साथ साथ पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग भारत का बड़ा राज्य है और भारत का सबसे छोटा राज्य है। अगर हम क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखें तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। इसका मतलब है कि इसका एरिया क्या है? सबसे ज्यादा है। अगर हम भारत का क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे छोटा राज्य देखें तो क्या है? सिक्किम। फिर इसके साथ साथ आता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में जनसंख्या। जनसंख्या के अकॉर्डिंग भारत का सबसे बड़ा राज्य क्या है? बड़ा राज्य वह
छोटा राज्य। बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, एंड छोटा राज्य है सिक्किम। सिक्किम एरिया वाइज भी छोटा है, इसके साथ साथ पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग भी क्या है, भारत का सबसे छोटा राज्य है। फिर इसके बाद बात करते हैं भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, कि जो भारत के केंद्र शासित प्रदेश है ये क्या है, बड़े कौन से हैं और छोटे कौन से हैं। भारत के केंद्र शासित प्रदेश, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें बड़ा एंड छोटा, अगर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखें, जनसंख्या के अकॉर्डिंग, तो बड़ा एंड छोटा। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भारत